आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। मैं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडिया, दैट इज़ अनअकैडमी। आज अनअकैडमी के साथ में इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स की टीम जुड़ी हुई है, जिनके साथ जुड़ करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अबाउट मी की बात करूं तो मेरा नाम एसपी पांडे है। मैं पिछले 10 सालों से मुखर्जी नगर दिल्ली में मैथ्स के लिए क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, जिसमें बेसिकली मैंने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चों को ट्रेन किया और साथ के साथ 2011 से लगातार मैं सीसैट के लिए मार्गदर्शन करता रहा। कॉन्ग्रेचुलेसन जागरी अवस्थी, ऑल इंडिया रैंक 2 ये अनअकैडमी के स्टूडेंट रहीं और इन्होंने 1 साल अनअकैडमी से क्लास लेने के बाद में यूपीएससी में सफलता हासिल की और इनका आज ऑल ओवर इंडिया रैंक 2 है। अगर मैं अनअकैडमी के सक्सेस रेशियो की बात करूं तो रैंक 1 to 20 में 7 लर्नर्स हैं, रैंक 21 to 100 में 20 लर्नर्स हैं और रैंक 101 से 761 के बीच में 142 लर्नर हैं। 7 रैंकर्स इन टॉप 20 में 7 लर्नर्स हैं, 15 लर्नर्स इन टॉप 50 में 50 लर्नर हैं एंड 169 प्लस सिलेक्शंस हैं अनअकैडमी से। यूपीएससी सीएससी जियोग्राफी कम्बैट 50 क्वेश्चंस होते हैं 60 मिनट में। ये 3 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट होगा। ये हर संडे 11 बजे होता है। ये हर संडे 11 बजे होता है। जैसे आप मेरा रेफरल कोड SPP10 यूज़ करके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अगर आपका रैंक 1 to 3, 4 to 10, 11 to 50 या 51 to 500 आता है तो आपको अकॉर्डिंगली स्कॉलरशिप मिलता है। अनअकैडमी पर बेसिकली 2 टाइप की क्लासेस आपको मिलेंगी, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है और वीकली टेस्ट मिलता है। अगर आप आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं तो इसके साथ साथ आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, टेस्ट का एनालिसिस कराया जाता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है और आपको स्टडी प्लानर मिलता है। गेट सब्सक्रिप्शन नाउ। अगर आप अनअकैडमी पर प्लस का 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फीस है 49,500 रुपये। लेकिन आपने अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ कर दिया SPP10 तो आपको 10% की छूट मिल जाती है और इस 10% के डिस्काउंट के साथ फीस हो जाता है 44,550 रुपये। अगर आप आइकॉनिक की बात करते हैं तो आइकॉनिक का जो 1 साल का फीस है 74,500 रुपये है। लेकिन अगर आपने मेरा रेफरल कोड यूज़ कर दिया SPP10 तो आपको 10% की छूट मिल जाती है और इस 10% के डिस्काउंट के साथ फीस हो जाता है 67,050 रुपये। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन। अगर आप जीएस के साथ ऑप्शनल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑप्शनल के जो 1 साल की फ़ीस है वो 27,500 रुपये है और मंथली फ़ीस 2,292 रुपये है। बट अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर देते हैं SPP10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है और इस 10% के डिस्काउंट के साथ में 1 साल की फ़ीस होती है 24,750 और मंथली फ़ीस बन जाती है 2,063 रुपये। चलिए बिना समय को बर्बाद किए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में बेसिकली जो हम लोग करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीसैट, यूपीएससी सीसैट। आप एकदम मन बना के बैठ जाइए और बिना समय को बर्बाद किए हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। समय आपको देंगे, आप भी कोशिश करिएगा हर सवाल के बाद थोड़ा सा पॉज करके चीज़ों को और फिर धीरे धीरे हम चीज़ों को अपने आगे बढ़ाएंगे। आइए पहला सवाल आपके लिए ये है,
आपको एक प्रोडक्ट दिया गया है 1 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 30 इंटू एंड सो ऑन 60 तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है और आपसे कहता है कि अगर इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद में इसके लास्ट में जो जीरो की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी। मतलब नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आपसे पूछा जाता है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज गिवन बिलो 1 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 30 इंटू 35 इंटू 40 इंटू 45 इंटू 50 इंटू 55 इंटू 60। ये प्रोडक्ट है और आपको इस प्रोडक्ट के लास्ट में क्या कैलकुलेट करना है, इस प्रोडक्ट के लास्ट में आपको जीरोस की संख्या बतानी है या नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो बताया। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आपको निकालना है कितना होगा। अच्छा देखो यहाँ पर जैसे बेसिकली मान लीजिए एक नंबर लिखा गया हो 10200, तो मुझे कौन से जीरो के बारे में बात करनी है, इस वाले जीरो के बारे में नहीं, मुझे इस वाले जीरो के बारे में बात करनी है कि इसके लास्ट में जो जीरो की संख्या है वो 2 जीरो है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसके लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे या इसके अंत में जो शून्यों की संख्या बनेगी वो क्या बनेगी और कितनी बनेगी। इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा। मेरे सामने जो सिचुएशन है बेसिकली वो कुछ ऐसे है, सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 into and so on into 60. This can be written as, शॉर्टकट से अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो this can be written as 5 into 1, this can be written as 5 into 2, this can be written as 5 into 3, 5 into 4 एंड सो वन 5 इंटू 12। आप देख रहे हैं 5 में 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 बार 2 बार 3 बार एंड सो वन 12 बार हो रहा है। और किसी नंबर में उसी नंबर को अगर आपने 12 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो आप उसे लिख सकते हैं क्या, 5 रेज टू द पावर 12 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू एंड सो वन इंटू हाउ मच 12। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 5 रेज टू द पावर 12 इंटू फैक्टोरियल 12। अच्छा आप सभी लोग एक चीज तो जानते ही हैं कि अगर आपको किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो बताना है इसका मतलब उसमें 10 की पावर बतानी है। तो जीरो निकालते समय आपको 2 की पावर देखनी होती है और 5 की पावर देखनी होती है। 2 और 5 में जिसकी पावर कम होती है, 2 और 5 में जिसकी पावर कम होती है वही 10 की पावर बनती है और वही लास्ट में जीरो की क्या बनती है, संख्या। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, 2 और 5 में जिसकी पावर कम होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि भाई 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी उतने जोड़े बनेंगे और जितने जोड़े बनेंगे उतना ही लास्ट में किसकी संख्या बनने वाली है, जीरो की संख्या बनने वाली है। तो आप देख रहे हैं ये जो फैक्टोरियल 12 है इसमें 5 भी आएगा और इसमें 2 भी आएगा। 5 ऑलरेडी पहले ही कितनी बार आ चुका है, 12 बार। इसका मतलब जो पावर कम बनेगी वो किसकी बनेगी, 2 की। और 2 की पावर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, ऐसे 12 को आप कैश कर लीजिए और 2 से डिवाइड करिए। यहाँ पर भागफल लिखा जाएगा 6, फिर आप 2 से डिवाइड करिए, कितना हो गया 3, और फिर आप 2 से डिवाइड करिए, कितना हो गया 1। और अब ऐसी स्थिति में आपको पता है 1 इज लेस देन 2, पहले रो पहले कॉलम को कट कर दीजिए, बाकी एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए। तो 6 3 9 और 2 कितना हो गया 11। 6 3 9 9 और 1 कितना हो गया 10। 10 जीरोज या इसके आखिरी में जो शून्यों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 10 बनेगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके आखिरी में कुल कितना जीरो बनेंगे तो आप बोलेंगे इसके आखिरी में जो शून्यों की संख्या बनेगी वो 10 बनेगी। अब इस सवाल को अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड कर दीजिए। लास्ट वाला नंबर है 60 और फर्स्ट वाला नंबर है 5। 60 को 5 से डिवाइड करिए, क्या रहा है 12, 12 नहीं फैक्टोरियल 12। देखो अगर और कोई भी केस बने ना, अगर और कोई भी केस बने
तो उसमें हम लोग बेसिकली 2 की पावर और 5 की पावर अलग अलग निकालते हैं, लेकिन जब भी 5 के मल्टीपल का केस बने तो आप इसमें सिर्फ एक काम कर लीजिए, क्या, कैलकुलेट पावर ऑफ 2, कैलकुलेट पावर ऑफ 2, 2 की पावर कैलकुलेट कर लीजिए। और अगर आप 2 की पावर कैलकुलेट करेंगे तो ये मैंने 12 लिख दिया, इस 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 6, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 3, और फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 1। ऐसे में आपको एक काम करना है, पहले वाले रो को और पहले वाले कॉलम को कट कर दीजिए, बाकी एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए, 6 3 9 और 1 कितना हो गया 10। तो नंबर ऑफ जीरोज एट लास्ट टू द प्रोडक्ट विल बी 10। अगर मैं पूछूं इसका ऑप्शन कौन सा सही है तो आप बोलेंगे ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन, या इस सवाल के लिए जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। ये सवाल यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स में पूछा गया, यूपीएससी 2020 सीसैट के एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी 2020 प्रीलिम सीसैट के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इस सीरीज को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। जिन भी लोगों को एग्जाम देने जाना है ना 10 अक्टूबर को, जितने भी लोगों का एग्जाम है, इस सीरीज को एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि ये सीरीज प्रीलिम्स के लिए आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, आप इसे नोट डाउन कर लें और उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले सवाल की तरफ आता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन का जो बेस बनने वाला है वो क्या बनने वाला है। ठीक है, आप साथ के साथ चीज़ों को करते रहें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, या वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए, आपसे कहता है कि माना XYZ एक 3 अंकों की संख्या है। सपोज XYZ इज ए नंबर ऑफ 3 डिजिट्स जहां पर x प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक नहीं है, वेयर x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या कहता है कि जो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है ये 3 से विभाज्य नहीं है, जो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है ये 3 से विभाज्य नहीं है। तब आपसे कहता है कि XYZ प्लस YZX प्लस ZXY विभाज्य नहीं है, देन XYZ प्लस YZX प्लस ZXY इज नॉट डिविजिबल बाय। इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको हम बताने का कोशिश करते हैं आपको कि इसे कैसे करना है। देखो XYZ एक 3 डिजिट का नंबर है, एक काम कर लेते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। बस एक पॉइंट ये दिमाग में रखिएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड ऐसी वैल्यू बने जो 3 से ना कटे। मैंने मान लिया x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 4, ऐसे ले लिया मैंने, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 4। दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर मैं यहां पर एक चीज देखूं कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, तो 4 2 6 और 1 7। ये 7 क्या है, इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो कंडीशन तो आपकी जस्टिफाई हो गई कि ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अब वो जो कह रहा है आइए उसको हम लोग लिखते हैं। इसने कहा XYZ, तो XYZ आपका क्या बनने वाला है, 1 2 3 XYZ, YZX 2 4 1 YZX, ZXY 4 1 2। इन सबको आपस में क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 कितना होगा 6, 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6।
4 1 3 होगा ना, जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड, ये यहां पे गड़बड़ लिखा गया। एक्स वाई जेड, x1 y2 z4, इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 1 कितना होगा 7। 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7, ये 777 हो गया। कितना हो गया 777। अच्छा देखो ये 777, ये 3 का मल्टीपल तो है नहीं, कहता है विभाज्य नहीं है, इज नॉट डिविजिबल। इज नॉट डिविजिबल, डिविजिबल नहीं है, किस किस से 3 से। अच्छा एक बार बताओ, इसका जो डिजिट सम आएगा, पहला पॉइंट, अगर मैं 3 की बात करूं, इसका जो डिजिट सम आएगा, डिजिट सम मतलब अंकों का जोड़, इसका जो डिजिट सम आएगा अंकों का योग, ये कितना आएगा 7 + 7 + 7, 7 7 14 7 21। अरे 21 3 से कटता है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरी की बात आइए, 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर किसी भी संख्या में अंकों का जोड़ 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कटती है, अदरवाइज नहीं कटती है। यहां पर ये जो अंकों का जोड़ है 21, ये 9 से विभाज्य नहीं है। ये 9 से विभाज्य नहीं है। अच्छा अगर ये 9 से विभाज्य नहीं है तो एक संभावना तो यहां बन रही है कि 9 आपका ऑप्शन बने। आगे बाकी चीजों को देख लेते हैं एक बार। 37 की अगर बात की जाए तो आपको पता है ये नंबर बेसिकली है 37 इंटू 37 दूनी 74, 3 77, 37 इकन्नम 37। इसका मतलब ये मल्टीपल ऑफ 37 है, 37 से तो कटता ही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। x + y + z की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि x + y + z यहाँ पर कितना है 7, और 7 777 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब दिस क्वेश्चन हैज ओनली वन ऑप्शन एंड दैट ऑप्शन इज नथिंग, और वो ऑप्शन कुछ और नहीं है, वो ऑप्शन बी है। बी आंसर इज द राइट आंसर। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं 9 बोल सकते हैं। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इसका जो सही जवाब बनेगा वो बी बनेगा, 9 बनेगा। इसको हमने कैसे किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसे सॉल्व किया। इसका कंसेप्ट भी है और बेसिक्स भी है। इसको बेसिक से भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन थ्रू बेसिक्स। आप बेसिक्स का भी यूज करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट करते चलिए, समय हमें बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है, लगातार काम करना है। हम सवालों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। सिंपल सी बात मैंने कही, चलो इसका बेसिक्स का आइडिया दे दूं आपको, एक बार दे देता हूं, बेसिक्स का भी आइडिया दे देता हूं, देख लीजिए। जो लोग थोड़े अच्छे से अवेयर हैं वो समझ सकते हैं इसको। अगर मैं बात करूं आपसे XYZ अगर एक 3 डिजिट का नंबर है तो Z की प्लेस वैल्यू कितनी है, Z × 1Z। Y की प्लेस वैल्यू कितनी है, Y × 10 10Y। और X की प्लेस वैल्यू कितनी है,
x इंटू 100 100x। मान लीजिए ये जो एक्स वाई जेड है ये n1 है। अगर मैं पूछूं ये n1 नंबर क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे 100x प्लस 10y और प्लस z। अब अगर मैं बात करूं रिगार्डिंग n2, तो दूसरा नंबर आपका क्या बन रहा है, y z x। तो बताइए ये x की प्लेस वैल्यू कितनी बनेगी, x इंटू 1 दैट इज x। ये z की प्लेस वैल्यू कितनी बनेगी, z इंटू 10 दैट इज 10z। और ये y की प्लेस वैल्यू कितनी बनेगी, y इंटू 100 दैट इज 100y। अगर मैं n2 के रिगार्डिंग बात करूं तो ये बनेगा आपका 100y प्लस 10z और प्लस x। अब अगर मैं बात करूं किसके रिगार्डिंग, n3 के रिगार्डिंग, तो n3 आपका क्या है, x x y z y z x z x y z x y। y की प्लेस वैल्यू y इंटू 1 y, x की प्लेस वैल्यू x इंटू 10 10x, और z की प्लेस वैल्यू z इंटू 100 100z। अब अगर मैं बात करूं किसकी, n3 की, n3 आपका आएगा 100z प्लस 10x प्लस y। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक बात पूछ लूं कि n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना होगा, यही तो होगा एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई। इसके लिए आप ऐसे देख लीजिएगा, यहाँ 100x है, यहाँ पर 100x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर 10x है। तो 100 और 10 110 और x को जोड़ोगे 111x, सिमिलरली प्लस 111y और प्लस 111z। मैंने 111 कॉमन ले लिया, यहां पर बेसिकली बन गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब एक बात तो ये तय हो गया कि ये नंबर x प्लस वाई प्लस जेड से कटेगा, और ये ना कटने की बात कर रहा है तो ये तो आंसर होगा नहीं। 111 की जब बात की जाए तो आपको पता है 37 इंटू 3 है, 3 7 21 के 1 हासिल 2 3 3 का 9 2 11। इसका मतलब 37 से भी कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर बात किया जाए इसका डिजिट सम, अगर बात किया जाए इसका डिजिट सम, अंकों का जोड़, तो अंकों का जोड़ आपका क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3। अंकों का जोड़ 3 है। अगर अंकों का जोड़ इसका 3 है ना, तो आप ये बात बोल सकते हो कि ये 3 से भी कटेगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है आपका, कौन सा, बी 9। आपको पता है 9 के टेबल में 111 तो आता नहीं, 9 के टेबल में 111 तो आता नहीं। और अगर 9 के टेबल में 111 नहीं आता है और x प्लस वाई प्लस जेड भी 3 का मल्टीपल नहीं है और 9 तो 3 का मल्टीपल है, तो कभी ये आपका आंसर नहीं बन सकता। दिस वन कैन नॉट बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या ये आपका आंसर नहीं बन सकता। ये इसका बेसिक्स हो गया, बेसिक्स फॉर दिस क्वेश्चन, इट इज बेसिक्स फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके सवाल के लिए बेसिक्स हो गया, इट इज द बेसिक्स फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज आपकी चल रही है। ये सवाल भी आपका नंबर सिस्टम से पूछा गया है। 2020 यूपीएससी सीसैट,
2020 यूपीएससी सीसेट में पूछा गया सवाल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस सवाल को देखिए, आपसे कहता है कि माना पी क्यू आर और एस इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं। सपोज पी क्यू आर एंड एस आर नेचुरल नंबर्स सच दैट p माइनस 2016 बराबर q प्लस 2017 बराबर r माइनस 2018 है। p माइनस 2016 बराबर q प्लस 2017 बराबर r माइनस 2018 बराबर s प्लस 2019 है। तो आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दिस, या इनमें से जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी होगी। पहला नंबर है आपका p माइनस 2016, p माइनस 2016 बराबर q प्लस 2017 बराबर r माइनस 2018 बराबर s प्लस 2019। आपसे कहता है इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा आप सोचिएगा, एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, कोई वैल्यू जोड़ करके अगर बड़ी बन रही है, भाई किसी में अगर आप एडिशन कर रहे हैं और एडिशन करने के बाद वो किसी के इक्विवेलेंट हो रही है, इसका मतलब वो शुरुआत में तो कम था। भाई अगर कोई वैल्यू एडिशन करने से बड़ी बन रही है तो शुरुआत में वो क्या था, शुरुआत में तो कहीं ना कहीं से कम रहा होगा, तभी तो एडिशन करने से बड़ा बन रहा है। इसका मतलब ये लार्जर नहीं हो सकता, एक तो क्यू नहीं हो सकता और एक दूसरा एस नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, क्यू नहीं हो सकता, एस नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या बच रहा है। एक ऑप्शन में बच रहा है पी और एक ऑप्शन में बच रहा है आर। पी में से आप कितना घटा रहे हैं बताएं, 2016, और आर में से आप कितना घटा रहे हैं बताएं, 2018। तो मैं ये कहता हूं पी में से 2016 घटाने से एक वैल्यू आती है, पी में से 2016 घटाने से कोई एक वैल्यू एक्स आती है, और आर में से 2018 घटाने के बाद एक वैल्यू एक्स आती है। तो जब मैं बोलूं कि दोनों में से बड़ी कौन सी वैल्यू होगी, आप बोलेंगे जाहिर सी बात है कि आर में से ज्यादा घटाने के बाद एक्स बच रहा है और पी में से उससे दो कम घटाने के बाद एक्स बच रहा है। तो इस पूरी स्थिति का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो एक एनालिसिस के दौरान आप बोल सकते हैं कि यहां पर जो लार्जर नंबर बनने वाला है दैट इज आर। एक पूरी एनालिसिस के दौरान आप बोल सकते हैं कि यहां पर जो लार्जर नंबर बनने वाला है वो लार्जर नंबर आपका क्या होगा, आर होगा। आर इज द लार्जर नंबर अंडर दिस सिचुएशन, या इस स्थिति में जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, आर बनेगी। आर इज द लार्जेस्ट नंबर, या यहां पर जो सबसे बड़ी संख्या बनने वाली है भैया वो क्या बनने वाली है, आर बनने वाली है। नो, आर इज द राइट आंसर। इसका जो सही जवाब बनेगा वो आर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए एज यू विश, जैसा आप समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS आपको ऑप्शन में दिया गया था, तो PQRS के लिए जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है दैट इज एस। हाँ, क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं बनाई जा सकती हैं। हाउ
हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 बिना अंकों की पुनरावृत्ति हुई। पुनरावृत्ति का मतलब व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आपसे छोटी सी बात कर लेता हूं रिगार्डिंग प्राइम नंबर। मैं आपसे हल्की सी अभाज्य संख्या के बारे में बात कर लेता हूं। प्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अच्छा, अभाज्य संख्याएं कौन से संख्याएं होती हैं? दोज ऑल नंबर्स, जैसे ये n एक नंबर है ना, एक नंबर n, ये प्राइम नंबर कहलाएगा अगर इसके दो फैक्टर्स पॉसिबल हों। एक फैक्टर आपका 1 हो और दूसरा फैक्टर n हो, मतलब इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे, या तभी उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। अब एक छोटी सी बात आप समझने का कोशिश करिएगा, एक छोटा सा पॉइंट आप समझने का कोशिश करिएगा। हमारे पास में डिजिट्स कौन कौन से यूज किए गए हैं? यूपीएससी हमेशा से ही कंसेप्चुअल क्वेश्चनों को फोकस करती है कि बच्चे के पास चीज़ों का बेसिक्स का आइडिया है कि नहीं है। हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से यूज किए गए हैं? 1 2 3 4 5। जनरली इस सवाल को बच्चा सॉल्व कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूँ। 5 जगह है, यहाँ पर मैंने 5 जगह लिख दिए। 1 2 3 4 5। बेसिकली इसमें 5 जगह है। पहले वाले जगह को 5 तरीके से भरा जा सकता है, दूसरे वाले जगह को 4 तरीके से, तीसरे वाले जगह को 3 तरीके से, चौथे वाले जगह को 2 तरीके से और 5वें वाले जगह को 1 तरीके से। बीच में एंड आ रहा है और एंड के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई लगाएंगे तो आपको मिलेगा 5 चौक को 20, 3 4 दुनाई कितना? 120। 120 आंसर मिल रहा होगा और इसमें कोई ऑप्शन आपको 120 दिख नहीं रहा है। इसका मतलब अब आप परेशानी की स्थिति में आ जाएंगे कि इस सवाल में मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाए, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाए कि ये जो नंबर यूज किया गया है, इस नंबर का कौन कौन से डिजिट्स यूज किए गए हैं, तो आप बोलेंगे 1 यूज किया गया है, 2 यूज किया गया है, 3 यूज किया गया है, 4 यूज किया गया है और 5 यूज किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डिजिट सम क्या बनेगा, अंकों का जोड़ क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये कितना है? 5 4 9 3 12 2 14 1 15। अच्छा, अगर अंकों का जोड़ 15 आ गया, अगर अंकों का जोड़ 15 आ गया तो ये फिक्स है, इट इज फिक्स दैट number will be exactly divisible by 3। तो एक बात तय है कि जो संख्या है ना वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। और भैया अगर वो संख्या 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन ही गलत हो गया। फिर तो प्राइम नंबर के डेफिनेशन में क्या कहा जा सकता है? क्या कहता है कि संख्या सिर्फ 1 से और उसी संख्या से कटनी चाहिए। अरे ये संख्या 1 से तो कटेगी ही, उस संख्या से तो कटेगी ही, और साथ के साथ में वो संख्या 3 से भी कट जाएगी।
और अगर संख्या 3 से कट गई तो प्राइम हो ही नहीं सकता। और इसने कहा प्राइम बनाइए, इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस कंडीशन में नो प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो फाइनली आप क्या बोलेंगे कि नो प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म्ड अंडर दिस सिचुएशन। नो प्राइम नंबर can be formed under this situation। इस स्थिति में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं बनाई जा सकती। नो प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म्ड अंडर दिस सिचुएशन, या इस स्थिति में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती भाई? अरे क्योंकि अंकों का जो जोड़ है वो 3 से कट रहा है। अगर अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है तो वो जो संख्या है वो 3 से तो कटने वाली है ही है, और अगर वो संख्या 3 से कट जाएगी तो कैसे आप बना सकते? फिर तो नहीं बना सकते। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या इस सवाल के लिए जो आपका सही जवाब बनने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं। ठीक है, आपके पास दो सीधी छड़ें हैं। एक कितने की है? 7.5 फीट की, और दूसरी आपकी कितनी है? 3.25 फीट। आपसे कहता है आप इससे कम से कम कितनी लंबाई माप सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ measured by you? What is the minimum length measured by you? या आप इससे कम से कम कितनी लंबाई माप सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज करिए, थोड़ी देर के लिए आप पॉज करिए अपने आप को और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। यह सवाल भी आपसे पूछा गया यूपीएससी 2020। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया यूपीएससी 2020। यूपीएससी 2020 में आपसे यह सवाल पूछा गया। नोट करिए, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्राई करिए। चलिए एक आइडिया आपको देने का कोशिश करते हैं। जैसे ये 7.5 फीट है, ये 7.5 फीट है। इस 7.5 फीट वाले को अगर आप 3 बार रखें, अगर आप ऐसे 3 बार रख दें तो कितनी लंबाई मापेंगे आप? 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 2, 3 × 7 = 21, 21 और 2 कितना हो गया? 23, 21 और 1 22, 22.5 आप क्या करेंगे? मीजर करेंगे भाई। 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1, 3 × 7 = 21 और 1 22, 22.5 इससे आप क्या करेंगे? मीजर करेंगे। अच्छा, ये 3.25 वाला है। अगर आप इसको 7 बार रखें तो कितना मापेंगे?
7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7 हासिल 1, 7 त्रिक 21 और 1 कितना हो गया 22। बोलो भाई हाँ जान, ये 0.5 का मतलब 0.50 होता है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा देखें कि आपने इससे कितना मापा, तो आप बोलेंगे पहले वाले से मैंने मापा 22.50 और दूसरे वाले को अगर मैं 7 बार रख दूं तो कितना माप सकता हूं बताएं? तो आप बोलेंगे 22.75 मीटर। तो कहा जा सकता है कम से कम कितनी लंबाई मापा जा सकता है, तो आप बोलेंगे इट इज द मिनिमम लेंथ। इसको यहां से छोड़ दीजिए, इट इज द मिनिमम लेंथ, ये कम से कम लंबाई है विच कैन बी मेजर्ड बाई दीज टू स्टिक्स, ये वो कम से कम लंबाई है जो इन दोनों स्टिक्स के द्वारा क्या की जा सकती है, मापी जा सकती है। तो अगर मैं बोलूं कि ये लेंथ आपका कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 0.75 माइनस 0.50 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 0.25, कितना बनने वाला है 0.25। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इसका जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऐसे ओरली आप इस सवाल को सोच सकते थे, आप ओरली इस सवाल को सोच सकते थे कि आखिरकार अगर मुझे मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं अगर आप उन पे काम करेंगे तो आपको लगेगा इट इज द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड बाय दीज टू स्टिक्स, या इन दोनों स्टिक्स को यूज करके ये वो कम से कम लंबाई होगी जो क्या की जा सकती है, मेजर की जा सकती है या मापी जा सकती है। बात क्लियर हुई सभी लोगों को, समझ में आ गया है? ठीक है, 0.25 फीट इज द राइट आंसर, या इसका जो छोटा से छोटा लेंथ बनने वाला है वो 0.25 फीट होगा। बी इज द राइट आंसर। आइए अगले सवाल पे हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि अगला सवाल क्या है। आपको एक सीक्वेंस दिया गया है 14, 18, 20, 24, 30, 32। कहता है कि प्रत्येक संख्या एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से अनुक्रम की जो अगली संख्या बनने वाली है वो क्या होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द नेक्स्ट नंबर for the given sequence when you have given the sequence 14, 18, 20, 24, 30, 32 and these numbers are related by prime number। तो मेरे पास में जो सीक्वेंस है वो क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। 14 है, 18, 20, 24, 30 और 32, यही तो सीक्वेंस दिया गया है। और आपसे पूछता है कि जो अगला वाला नंबर होगा वो क्या होगा, इसी के बारे में जानकारी लेनी है। प्राइम नंबर के साथ में इनका रिलेशन है अभाज्य संख्या के साथ में, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये बेसिकली है आपका 13 + 1, ये वाला आपका क्या है 17 + 1, ये वाला नंबर आपका क्या है भैया 19 + 1, ये वाला नंबर आपका कितना है 23 + 1, ये वाला नंबर आपका कितना है 29 + 1, ये वाला नंबर आपका कितना है 31 + 1। तो अब आप ध्यान दें, प्राइम नंबर्स लिख रहा हूं 13, 17, 19, 23, 29, 31। 31 के बाद में अगला प्राइम नंबर आपका कौन सा आता है 37। 37 और 1 को जोड़ दीजिए, 37 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 38। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या इस सवाल का जो सही जवाब बनेगा वो क्या बनेगा सी बनेगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या इस सवाल का जो सही जवाब बनेगा वो सी बनेगा, क्योंकि 31 के बाद का जो अगला प्राइम नंबर है वो क्या बनने वाला है 37। देखो प्राइम नंबर वही नंबर होंगे, मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताने का कोशिश किया कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स
which have only two factors, one is 1 and other is itself. वो सारी की सारी संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी जिसके दो अलग अलग फैक्टर हों, एक फैक्टर एक हो और दूसरा वो स्वयं हो। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज प्राइम नंबर होगा ही नहीं। बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए भाई, इतना आप बनाइए चीजों को, इतना नोट करिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर प्राइम नंबर के साथ में रिलेशन है, इसलिए मैंने सारे प्राइम नंबर्स लिख दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया है, माना कि A3, BC और DE2F 4 अंकों की संख्याएं हैं जहां प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े भिन्न अंक को दर्शाता है। यदि संख्याओं का योग 15902 है तो A और D के बीच में अंतर क्या होगा? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A एंड D? ये आपसे कहता है कि A और D के बीच में जो अंतर बनने वाला है वो क्या होगा। आप इसे कैलकुलेट करिए। थोड़ा सा आप अपने आप को पॉज करिए और पॉज करके इस सवाल पे आप लोग कोशिश करिए। इस सवाल का जो जवाब बनने वाला है वो क्या होगा। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ये सवाल भी बना है आपका यूपीएससी 2020। मेरे पास नंबर्स क्या क्या दिए गए हैं। A3, BC मैं सॉल्व करता हूं, तब तक आप ध्यान से देखिएगा। A3, BC ये पहला नंबर है, प्लस दूसरा नंबर है DE2F, इसको जोड़ करके कितना आ रहा है बताएं। यहां पर 2 आ रहा है, यहां पर 0 आ रहा है, यहां पर 9 आ रहा है और यहां पर 15 आता है। कहता है इसको जोड़ करके आता है 15902। और पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि जो A और D के बीच में अंतर है, जो डिफरेंस है किस किस के बीच में, A और D के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A एंड D, या जो A और D का अंतर होगा वो क्या होगा। चलिए अच्छा एक बार बताइए, जो C प्लस F की वैल्यू है, यहां पर जो C प्लस F की वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए, लेकिन याद करिए यहां पर जो प्रत्येक अल्फाबेट है वो 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़े 2 नंबर को जोड़ के कभी नहीं 2 आ सकता। तो अगला नंबर सोचो जहां पर 2 आता हो, तो आप बोलेंगे 12 होता है। तो C प्लस F की वैल्यू कितनी हो गई? 12। 12 के लास्ट में 2 है, लेकिन ये एक क्या है? आप बोलेंगे ये एक है कैरी। कैरी का मतलब क्या होता है? हासिल है। अब फिर देखिए आप B प्लस 2, B प्लस 2 0 आ रहा है। 0 का मतलब कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। इसका मतलब यहां से जो B की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 8। लेकिन ये B की वैल्यू 8 नहीं हो सकती, एक इसने कैरी लिया हुआ है, तो 8 माइनस 1 कर देते हैं। 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7। अब ये 12 की संभावना देखो, एक संभावना है 8 4 और दूसरी संभावना है 7 5। तो जो B की वैल्यू आ गई बेसिकली वो कितनी आ गई आपकी? 7 आ गई। अब देखिएगा B की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7 आ गई। अब यहां पर जब मैं बोलूंगा कि 3 प्लस E कितना होना चाहिए, 3 प्लस E कितना होना चाहिए, तो आप बोलेंगे 9। 3 प्लस E कितना होना चाहिए, तो आप बोलेंगे 9। तो E की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 9 माइनस 3 दैट इज 6। 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 6। लेकिन याद रखिए इस B ने भी एक कैरी इनको दिया हुआ है, इसका मतलब 6 नहीं होगा बल्कि 6 माइनस 1 होगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 5। अब बात आती है A प्लस डी की। तो A प्लस डी आपका कितना होना चाहिए? 15। 15 के लिए क्या है?
8 और 7, ये देखो 7 आ चुका है इसलिए ये नहीं हो सकता, 8 आ चुका है इसलिए ये नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू तो ली नहीं जा सकती। दूसरा क्या होगा, 9 6, 9 और 6, 9 6 कितना होता है 15, 9 और 6 कितना होता है 15। अगर आप इन पूरे नंबर्स को देख लीजिए तो कहीं क्या रेपिटेशन चल रहा है, इसने बोला है भिन्न, भिन्न का मतलब क्या होता है डिफरेंट, डिफरेंट, और डिफरेंट की जब भी बात करेगा तब तक सेम तो लिया नहीं जा सकता। इसका मतलब यहां पर मैं एक बात बोल सकता हूं कि ए की वैल्यू 9 होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी 6, और मेरे को क्या बताना है, ए और डी का डिफरेंस बताना है। तो जब मैं ए और डी के डिफरेंस की बात करूंगा तो ये बनेगा 9 - 6 एंड 9 - 6 इज इक्वल टू हाउ मच 3। तो आप बोलेंगे 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इस सवाल का जो सही जवाब बनने वाला है दोस्त वो कितना बनेगा, 3 बनेगा। थ्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या इस सवाल का जो सही जवाब बनने वाला है वो कितना बनेगा, 3। तो ए और डी का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा भैया, ए और डी का अंतर आ जाएगा 3। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस सवाल का जो सही जवाब बनेगा आपका वो कितना बन जाएगा, सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस सवाल का जो सही जवाब बनेगा वो 3 बनेगा। नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट कर लीजिए। सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चा बैठ करके प्रॉपर नोट्स बनाए और एक एक चीज़ों का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करता रहे, तो फिर वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपको ये दे रखा है कि दो कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं जिनके उपरांत एक प्रश्न है। S1 क्या कहता है, 51 पृष्ठों के एक पुस्तक में किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है। 51 पृष्ठों का एक पुस्तक है जिसमें किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है। और S2 क्या कहता है कि प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक रेखा चित्र है। देखिए कितने टोटल पेजेज हैं, टोटल पेजेस कितने हैं 51, 51 है, और मोर देन 2 किसी पर नहीं है। मोर देन 2 किसी पर नहीं है। दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर दो ही हो, अगर दो हो एग्जैक्टली, अगर एग्जैक्टली 2 हो, सब पर अगर एग्जैक्टली 2 हो तो कितने पेज होने चाहिए, 51 × 2। अगर एग्जैक्टली सब पर 2 हो तो कितने पेज होने चाहिए, 51 × 2 102। अगर एग्जैक्टली 2 हो, 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 2 से कम भी हो सकता है। और कहता है कि प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक रेखा चित्र तो है ही। अच्छा, एक संभावना तो ये हो गया, अगर यदि प्रत्येक पर एक ही होता, यदि प्रत्येक पर एक ही होता तो फिर टोटल पेज कितने बनते, टोटल रेखा चित्र कितने बनते, 51 × 1,
तो टोटल रेखा चित्र बन जाते 51। प्रश्न क्या कहता है, क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र हैं? इज देयर मोर देन 100 लाइन्स इन दिस बुक? तो निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त प्रश्न के लिए सही है? दोनों कथन S1 और S2 उत्तर का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु ना तो S1 अकेला जवाब दे सकता है, ना तो S2 अकेला जवाब दे सकता है। एग्जैक्ट बात है भाई, अकेले S1 के दम पे आप जवाब नहीं दे सकते और अकेले S2 के दम पे भी जवाब नहीं दे सकते। मैं ये कहता हूं सीधा सीधा भाई, ऐसे देखो आप, अगर इसमें 100 हैं, 100 का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि वो ये कहे कि टोटल 51 हैं और 51 पर 100 हैं, मतलब 49 पेजेज पर आप दो दो ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 98। 50th वाले पेज पर एक लीजिए तो एक हो जाएगा और 51th वाले पर एक ले लीजिए तो ये एक हो जाएगा। 98, 99 और एक कितना हो जाएगा 100। तो ये किसका यूज किया हमने? ये स्टेटमेंट नंबर 1 का यूज किया और यहां पर किसका यूज किया? स्टेटमेंट नंबर 2 का। तो अगर इस सवाल का जवाब देना है तो अकेला स्टेटमेंट ए पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त है, ये अकेला पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि दोनों कथन S1 और S2 प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु अकेला ना तो S1 सफिशिएंट है और ना ही अकेला S2 सफिशिएंट है। तो अकेला ना तो S1 सफिशिएंट होगा, ना तो अकेला S2 सफिशिएंट होगा। अच्छा, कई बार बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि ये किस चैप्टर का सवाल है, तो मैं आपसे बोलता हूं ये कॉमन सेंस का सवाल है, ठीक है ना। इट इज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। आप कॉमन सेंस आपका कितना स्ट्रांग है, आप कॉमन तरीके से चीजों को कितना सोच सकते हैं, ये वही सवाल है। मैं इसको किसी चैप्टर के सवाल देने की संज्ञा नहीं दे सकता। बाकी अगर आप इसको कोई चैप्टर नाम देना चाहते हैं तो आप इसे नंबर सिस्टम नाम दे लीजिए। वैसे जितना मैं समझ पाता हूँ कॉमन सेंस का सवाल है और इस कॉमन सेंस के सवाल के लिए हमें किसी चैप्टर के नाम को देने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको समझिएगा, मैंने क्या कहा, अगर 100 रेखा चित्र हैं तो 100 रेखा चित्र के लिए मैंने 49 पर मान लिया 2-2 हैं, तो अगर 49 पर 2-2 है तो 98 रेखा चित्र हो गए। 50वें वाले पर मैंने 1 मान लिया और 91 वाले पर 1 मान लिया, तो 98, 1, 99 और 1 कितना हो गया 100। तो 100 रेखा चित्र अगर हैं तो उसके लिए स्टेटमेंट ए की भी जरूरत है और साथ के साथ स्टेटमेंट नंबर बी की भी जरूरत है। तो यू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यह पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का इंग्लिश में यह सवाल है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, कहता है निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। क्या विचार करने को बोलता है? अंग्रेजी के माध्य प्राप्तांक, लड़कियां 9 हैं, लड़के 8 हैं और कुल है आपका 8.8। हिंदी के माध्य प्राप्तांक की बात करें तो लड़कियां 8 हैं, लड़के 7 हैं और कुल माध्य प्राप्तांक कितना है? x। आपसे कहता है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। x का जो मान बनने वाला है वो x का मान क्या होगा? ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है एंड सेम क्वेश्चन इज इन इंग्लिश। पहले आप एक बार हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं छोड़ देता हूं। एक बार आप हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं प्रश्न लगा देता हूं, आप अंग्रेजी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार आप हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लगा दे रहा हूं, आप अंग्रेजी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सवाल को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। दोनों का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलिए हम लोग इस प्रश्न पर काम करना शुरू करते हैं। बेसिकली मैं एक छोटा सा फंडामेंटल आपको बताऊं।
जब कभी कोई दो चीजें किसी एक पार्टिकुलर चीज से जुड़ी हुई होती है ना, वहां पर हम लोग एक रूल लगा सकते हैं और उस रूल को बोलते हैं हम लोग रूल ऑफ एलिगेशन या बंधन का नियम। लड़कियों की संख्या आपकी कितनी है? 9। लड़कों की संख्या कितनी है? 8। एवरेज क्या है? 8.8। तो 8.8 और 0.8, 8.8 और 8 का डिफरेंस कितना होगा? 0.8। 8.8 और 9 का डिफरेंस कितना होगा? 0.2। इस रेशियो को आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये रेशियो कितना आएगा? 4:1। ये रेशियो आपका आएगा 4:1। इधर लेकर के चलो, यहां भी रेशियो तो वही आएगा 4:1। भाई लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात तो सेम ही रहेगा ना भाई, जो उनके द्वारा ऑब्टेन्ड किए गए मार्क का रेशियो वो तो सेम रहेगा। यहां पर मैंने लिख दिया 8, यहां पर मैंने लिख दिया 7, यहां पर मैंने लिख दिया x। जाहिर सी बात है ये x आपका क्या है? मिड की वैल्यू है, और अगर ये x मिड की वैल्यू है तो इसका मान 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो 7 से बड़ा होगा तो यहाँ पर आएगा x - 7, 8 से छोटा होगा तो यहाँ पर आएगा 8 - x, और इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो ये 4/1 होगा। x - 7 बराबर आप बोल सकते हैं 8 चौक को 32 - 4x, माइनस का 4x इधर आएगा, प्लस का 4x होगा, 4x और x को जोड़ दो 5x, 32 और 7 को जोड़ो 39। दिस मस्ट इम्प्लाई x की वैल्यू बोलूं कितना होगा तो आप बोलेंगे 39/5। तो 5 × 7 = 35, 4 × 39, 5 × 8 = 40, 7.8। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेवन 7.8 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह इसका जो सही जवाब होगा दैट विल बी 7.8। 7.8 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या इस सवाल का जो सही जवाब होगा आपका वो 7.8 होगा। सेवन 7.8 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या इस सवाल का जो सही जवाब बनेगा वो 7.8 होगा। आप बोलेंगे कि किस रूल का यूज किया गया है, तो यहां पर बेसिकली मैंने रूल ऑफ एलिगेशन का यूज किया है। रूल ऑफ एलिगेशन, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बंधन का नियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंधन का नियम। किसका यूज किया गया? बंधन के नियम का यूज किया गया। वी हैव यूज्ड हियर रूल ऑफ एलिगेशन। यहाँ पर हम लोगों ने बंधन के नियम का यूज किया। ठीक है, बात क्लियर हुई? शायद से आपको सवाल समझ में आया हुआ। सवाल समझ में आया होगा कि इसने दो स्टेटमेंटों को एक साथ जोड़ करके चीजों को पूछने का कोशिश किया। ठीक है, थैंक यू। आप लोग बने रहे क्लास में। ठीक है, इसको देखिए आप आराम से।